हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबेडकर ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कंपटीशन क्लासेज में जो मैथमेटिक्स होती है, गणित विषय का जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेंगे आज हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर हाई लेवल पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम संख्या पद्धति में क्या सीखेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन्हें किस तरीके से इनका योग किया जाता है, भाग किया जाता है। तो चलते हैं संख्या पद्धति पर। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है। देखो, संख्या की वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन सिंपल परिभाषा मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो किसी भी अंक को अगर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर हम रखेंगे तो जो पद हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। या इसकी दूसरी परिभाषा आप ये देख सकते हैं कि एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। जैसे कैसे, जैसे मान लो कोई अंक है, दो है, अंक हमेशा अकेला होता है, दो के साथ हमने 5 जोड़ दिया तो ये जो 25 बना इसे हम क्या कहेंगे, एक संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि हम संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्या का पहला प्रकार हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पहली संख्या हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनसे हम गिनती की प्रक्रिया क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं जो होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनसे गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, प्रारंभ की जाती है। उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं कहेंगे। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन बराबर क्या होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से क्या होगी, ये अनंत तक चलेंगी। तो ऑल पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अगला नंबर पे आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या आएंगी, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। इसे अब देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो भी शामिल कर दें तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। कैसे, जैसे क्या लिखेंगे हम, इसको हम डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। तो क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तो अगर हम प्राकृत संख्याओं में जो जीरो भी ऐड कर दें तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। इसके बाद आता है हमारे पूर्णांक। पूर्णांक, अब देखो पूर्णांक किसे कहते हैं, अगर हम यहाँ पर देखो पॉजिटिव नंबर लिए, पूर्णांक में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में जीरो, ये तीनों चीजें आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहेंगे। जैसे मान लो पूर्णांक जेड, इसको कैपिटल जेड से लिखते हैं। पूर्णांक में आती है हमारे पास माइनस अनंत से लेकर, जैसे मान लो यहाँ आ गया -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, +2, +3 इस तरीके से प्लस अनंत। तो इस तरीके से क्या होगा, मतलब माइनस और जीरो और प्लस ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, एक पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद चलते हैं हम परिमेय संख्याओं की तरफ। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं।
देखो परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जैसे मान लो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के, p बटा क्यू मतलब अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकें, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, हम इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने ले लिया 3/5, एक ले लिया 7/8। तो इस तरीके की जो संख्याएं होंगी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इस क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो अनंत उसका मान आएगा। तो यहाँ पर इस तरह की जो संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपरिमेय संख्याओं पर। परिमेय हो गई, इसके बाद पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए परिमेय संख्या का अगर हम उल्टा करें सिस्टम, तो वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तो अगली संख्या चलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। देखो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, देखो परिमेय संख्या किसे कहा, जब वे संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें, उन्हें तो क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे तो क्या हो गया, p बटा क्यू के रूप में अगर हम नहीं लिख सकते हैं तो उन सभी संख्याओं क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे ओल अभाज्य संख्याओं का, किसका, अभाज्य संख्याओं का अगर हम क्या ले लें, वर्गमूल ले लें, अंडरूट ले लें, तो वो सभी संख्याएं क्या कहेंगी, क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लो हमने ले लिया अंडरूट का 2, अंडरूट का 3, अंडरूट 5, अंडरूट 7। तो इस तरह की संख्याएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद चलते हैं हम भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जैसे मान लो देखो वे सभी संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं का भाग चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्याएं। क्या इसमें क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनमें एक व एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग पूर्णतः चला जाए। तो वे संख्याएं जिनमें एक व एक के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी, या यूं भी बोल सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे, उदाहरण के लिए जैसे ले लिया हमने 4, 6, 8, 9। तो इस तरीके की जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद चलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिनमें केवल एक और केवल सेम का ही भाग जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 2, 7। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अगली संख्या पर चलते हैं हम। अगली संख्या क्या कहेंगे हम, सम संख्या। क्या आएंगी, सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहेंगे, सम संख्याएं। तो देखो सम संख्या वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाए, मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो अर्थात क्या हो, अर्थात संख्याओं के अंत में कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो मतलब वे सभी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वे संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। या ये बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए, तो वे संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। अगला चलते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो देखो जिसमें 2 का भाग जाता है पूर्णतः, उसे तो हम क्या बोल रहे हैं, सम संख्या बोल रहे हैं। तो विषम किसे बोलेंगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, विषम संख्याएं कहेंगे। जैसे मान लो 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 9। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं। तो जिसमें 2 का पूर्णतः भाग जाता है वो तो होंगी सम संख्याएं, जिसमें 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है वो क्या होंगी, विषम संख्याएं। तो ये हमने पढ़ लिए संख्याओं के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे इनका योग, गुणा, भाग किस तरीके से होता है, इनके फॉर्मूले भी हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए अब देखेंगे हम इसके जो सॉल्यूशन होंगे, मतलब जैसे योग कैसे करेंगे। कोई n प्राकृत संख्या है उनका योग क्या होगा, n सम प्राकृत संख्या है उनका योग क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे n प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लो कोई n प्राकृत संख्या है उनका हमें योग पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या होगा, n प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। क्या लिया हमने, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। तो यहाँ पर n क्या होगा, n मतलब जो अंतिम जो पद दिया है, अंतिम जो संख्या जैसे 100 है, तो ये 100 हमारी क्या होगी, n होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे n कितना है,
बराबर 100 है। तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ पर देखो एन कितना है? 100 इंटू एन प्लस 1 मतलब 100 प्लस 1 बटे कितना? 2। तो 100 इंटू ये कितना हो जाएगा? 101 बटे 2। तो 2 सही है, 50 बार कैंसिल, 50 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5050। तो 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 5050। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। देखो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम ए से बी तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे मान लो हमें बोल दिया कि 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, या बोला 51 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो वो क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग इनटू दोनों संख्याओं का अंतर प्लस 1 और बटे में 2। तो क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग इनटू दोनों संख्याओं का अंतर प्लस 1 बटे 2। इसको दे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पर a बराबर कितना होगा? 51 होगा, b बराबर कितना होगा? 100 होगा, यही होगा। इसके बाद देखो सूत्र से देखो, योग मतलब दोनों संख्याओं का योग 51 प्लस 100 इंटू अंतर मतलब बड़ी में से हम छोटी माइनस कर देंगे और प्लस का 1, यही है, बटे में कितना है? 2। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 151 इंटू, यहाँ पर देखो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 50 बचेगा, और 50 100 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 50 बचेंगे बटे में 2। तो ये कैंसिल होगा 25 बार, और 25 को अगर हम 151 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3775। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मतलब 51 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 3775 होगा। अब देखेंगे हम लगातार, क्या पढ़ेंगे अब? लगातार n सम संख्याओं का योग। क्या पढ़ेंगे अब? लगातार n सम संख्याओं का योग। देखो पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा सभी प्राकृत संख्याओं का योग। अब पढ़ेंगे हम लगातार n सम संख्याओं का योग। तो ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1। क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो बोला गया है कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर सभी सम संख्याओं, तो देखो सम संख्याएं 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? वो इस 100 की क्या होंगी? हाफ होंगी, मतलब क्या होंगी? 50 होंगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? 100 बटे 2 बराबर कितनी होंगी? 50 होंगी। तो हमारे पास n बराबर कितना आया? 50 आया यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर देखो इन 1 से 100 तक की सम संख्याएं कितनी है? 50। तो इनका योग कितना होगा? वो कैसे लिखेंगे? n मतलब 50 इंटू n 50 प्लस 1 लिख दिया। अब देखो 50 इंटू 51, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 और 2550। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 2550। ये क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक की
सभी सम संख्याओं का योग होगा कितना, 2550। अब देखेंगे हम लगातार n विषम संख्याओं का योग। तो ये क्या होगा, ये होगा n स्क्वायर, मतलब जितनी संख्या होंगी उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, n विषम संख्याओं का योग आएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। तो देखो 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, देखो 50 तो सम होती हैं और 50 ही विषम होती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, 50 होंगी, मतलब n बराबर 50। तो इनका विषम संख्याओं का योग कितना होगा, n स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा, 50 का स्क्वायर होगा। 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500, यही होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा कि n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 2500 होगा। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब निकालेंगे हम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। किसका योग, वर्गों का योग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये क्या होगा, देखिए n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये क्या फॉर्मूला होगा, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये इसका फॉर्मूला होगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे मान लो 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए n कैसे निकालेंगे, मतलब जितनी तक की संख्या पूछी गई है, तो इसका कितना पूछा गया, 10 तक पूछी गई है। तो यहाँ पर n बराबर कितना होगा, 10 होगा। तो फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, n इंटू 10 इंटू n प्लस 1, मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, इंटू देखो 2n प्लस 1, मतलब 2 को इस n से क्या करना है, गुणा करना है, कितना आएगा, 20 आएगा। उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो कितना आएगा, 21 आएगा। और अपोन में कितना है, 6 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 385। सोल्व आप कर ही सकते हो, कैसे करोगे, जैसे मान लो 2 से हमने ये कैंसिल कर दिया 3 बार, ये करा हमने 5 बार, 3 से ये 7 बार, और 7 पंजे 35 इंटू 11। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 385। अब देखेंगे हम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। वर्गों का योग हम देख चुके हैं, अब क्या करेंगे, घनों का योग। तो लिखेंगे n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखिए n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n प्लस 1 बटे 2, इस पूरे का क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया कि 1 से लेकर 7 तक की घन संख्याओं का
योग घन संख्याओं का योग। घन संख्याओं का योग मतलब 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इनका योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला n बराबर कितना होगा, हमारे पास 7 होगा। फॉर्मूला क्या है, n मतलब 7 इंटू n प्लस 1, 7 प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखो यहाँ पर 7 इंटू यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8/2 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इसका मान कितना होगा, 2 से 8 कैंसिल 4 बार, तो ये आएगा 28 का होल स्क्वायर। 28 का होल स्क्वायर कितना होगा 784। तो यहाँ पर देखो संख्या 1 से लेकर 7 तक की घन संख्याओं का योग कितना आएगा, 784 आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनके योग याद कर सकते हो।